मैं तो नहीं गा पाऊंगा, आप गा सकते हैं। पहले तो ये होता था कि लव मैरिज ही हाँ, क्योंकि आप जिस फील्ड में चल रहे हैं कई सारी हैं अब। इसको कट कर तो उनकी वाइफ उन्हीं से मैच करती है। सो स्वागत है आप सभी का। और हम वहाँ आ चुके हैं, उस शख्सियत के पास आ चुके हैं, उस कलाकार के पास आ चुके हैं, उस टैलेंटेड महारथी के पास आ चुके हैं जिसने अपनी कला के दम पर निमाड़ ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में धूम मचा कर रखी है। मैं बात कर रहा हूँ सम्मानीय मयंक जी शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है और राम राम। राम राम। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये जो इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हैं इसको आप क्या कहते हैं? इसको ऑक्टोपैड बोलते हैं। ऑक्टोपैड बोलते हैं। ये दोनों ऑक्टोपैड हैं? हाँ, ये दोनों ऑक्टोपैड हैं। और इसको लकड़ी से जैसे आपके हाँ, जो दिख रहा है स्टिक से बजाते हैं। इसको स्टिक बोलते हैं। हाँ। सबसे पहले मुझे बताइए कि आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 25 ईयर। मात्र 25 साल की उम्र। और 25 साल की उम्र, मैं आपको बता दूं कि 25 साल की उम्र ये अभी है इनकी। ये अपना डंका पिछले 10 साल पहले बजा चुके हैं बड़वानी शहर में। तो 10 साल पहले, मैंने कि 15 साल की उम्र शायद होगी आपकी। तो सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आप ये सीखे कैसे, कब सीखे, किस उम्र में सीखे? हमारा पूरा परिवार म्यूज़िक से ही जुड़ा हुआ है। अच्छा। मेरे पापा जी भी पहले तबला प्ले करते थे। अच्छा। फिर अंकल हैं दिनेश जी शर्मा, आप जानते हो। हाँ। तो सब घर में वो रगों में ही म्यूज़िक भरा पड़ा हुआ है। अच्छा। तो उसी को देखते हुए फिर मेरे को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे को पैड बजाना है। अच्छा। तो मेरे सबसे पहले जो स्टिक पकड़ना मुझे सिखाया, हाँ। वो हमारा उत्सव भैया गुप्ता। अच्छा। उत्सव जी गुप्ता। ये उत्सव जी गुप्ता वही है जो एक समय में जिनकी सीढ़ी बहुत प्रचलित हुई थी। ओम शरणम ओमकार शरणम की जो। अच्छा, और अच्छा। बालीपुर धाम का जो उनका हुआ। हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, हम उन्हीं उत्सव गुप्ता जी की बात कर रहे हैं जो एक ज़माने में उनका डंका बजता था बड़वानी में, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, इवन आज तक बजता है। जी। और भविष्य में बजता रहेगा। हाँ। मयंक जी, किस वर्ष की उम्र में आपने सबसे पहली बार स्टिक हाथ में ली थी? 15 से 16 साल। 15-16 साल की। कितना समय लगा था आपको सीखने में उस समय? अभी तो सीख ही रहा हूँ मैं। अभी नहीं, ये सीख नहीं रहे हैं। ये बने टीचर भी हैं, सिखाते भी हैं ऑक्टोपैड। और ये काफ़ी समय से आप सीख तो रहे हो, क्योंकि ज़िंदगी भर हमको सीखना ही है, ये एक अलग बात है। लेकिन एक मंच जब आपको मिला, तो सबसे पहला जो आपका मंच है वो कौन सा मिला आपको? मुझे सबसे पहला मंच मिला है स्वर संगम गरबा मंडल। अच्छा जी। उस समय आपकी उम्र क्या होगी? उस समय होगी वही 16-17 मतलब मैं देखते ही रहता था। अच्छा। और हम सब जाते थे, पापा अंकल और ये सब वहीं पे बजाते थे। तो फिर हमको उनके साथ में जाना, मतलब पूरा परिवार लगा हुआ रहता था हमारा। अच्छा। ये मयंक जी, जो आपके जो पेरेंट्स के बारे में जो आपने बताया है, आपके जो पिताजी हैं वो मैंने सुना है कि वो तबला प्ले करते थे, है ना? तबला प्ले। तो पिता तो तबला बजाता है। जी। और बेटा इस प्रकार की चीज़ें बजा रहा है। जी। तो ये कब आपको प्ले हुआ, या आपके पापा ने कभी ऐसा नहीं बोला कि यो बजाऊँ तू ऐसा डंडा लेना ऐसा कर, इस प्रकार से कुछ? नहीं, वो मेरे साथ एक बार क्या हुआ था कि जब पापा और ये सब जाते थे। अच्छा। तो जो डांस वालों की जो प्रैक्टिस होती थी गरबों की, तो वो मुझे क्या, मतलब एक दीपक मामा घोटू, हाँ। दीपक अच्छा। जी जोशी, हाँ। वो उन बच्चों की डांस की प्रैक्टिस करवाते थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा ढोल पकड़ के बिठा देते थे। अच्छा सर। और वो ढोल बजाते थे और मैं ढोल पकड़ के बैठता था और सब बच्चों की प्रैक्टिस करवाते थे। हाँ। तो वो मुझे बोलते थे कि देख, मैं इधर 2 बार मारूं तो तू भी मार देना, मेरा हाथ दर्द करे तो हम मतलब वहाँ से चली आ रही। फिर उसके बाद मैं उत्सव भैया को देखा मैंने, तो भैया को बोला, मैंने कहा भैया मेरे को एक बार बजाना है। तो भैया ने मुझे स्टिक पकड़ना सिखाई कि इसको ऐसे पकड़ के ऐसे प्ले करके बजा। तब से मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे पैड ही बजाना है। अच्छा। मयंक जी, ज़िंदगी में सबसे पहली बार जब आपने स्टिक पकड़ी थी, हाँ। उस समय सबसे पहली जो धुन जब आपने मंच पे की, यदि मैं बात करूँ कि अच्छी तरीके आपको, क्योंकि सबसे पहले जब बच्चा बजाता है तो उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार अरे वाह, इसको बजाने में बड़ा मजा आ रहा है। मतलब ये जो धुन है, या ये जो आप बजाते हैं, इसको धुन ही बोलेंगे जो आप बजाते हैं? इसको रिदम सेक्शन में बोला जाता है। तो
आपने सबसे पहले जो मंच पे बजाया था तो या जिसको बजाने में बड़ा मजा आया तो वो थोड़ा सा दर्शकों को सुनाई। अब वो तो इतना ध्यान में नहीं होगा, पर सबसे पहले मैंने गरबा पैटर्न ही बजाया था। तो वो थोड़ा सा। जी बिल्कुल। क्या बात है, बहुत बहुत बेहतरीन सुंदर। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि ऑक्टोपैड का ये जो साइज बताएं। मयंक जी, जी मैं देख रहा हूँ कि 2 प्रकार के ये यंत्र है। जी जी। ये क्या चीज़ है, मतलब ये जो छोटे छोटे खाने बने इसमें, हाँ। है ना, ये हमारे, अब चूंकि मैं तो ज़िंदगी में कभी मैंने देखा नहीं, मेरे लिए अगर ये नई चीज़ है तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा बताएं। ये SPD20 है और ये SPD20X है। अच्छा ये पुराना मॉडल है। अच्छा। और ये हार्डवेयर है पूरा अंदर से। अच्छा और ये सॉफ्टवेयर है, ये अभी अभी निकाला है कंपनी ने, और ये हो गया लगभग बंद। अच्छा, ये बंदी हो गया। हाँ। इसको तो अब छोड़ ही देते हैं जी। अब इस पे अपन आते हैं। इसमें जो अलग अलग जो अलग अलग पार्ट्स इसके बने हैं, अच्छा। ये इनका क्या महत्व है, मतलब ये अलग एक में एक ही धुन निकलती है, किस प्रकार की रिदम निकलती है? इसमें ये होती है A और B, अच्छा। ये दोनों बैंक होती है। तो एक बॉक्स में अपन 2 इंस्ट्रूमेंट मिक्स कर सकते हैं। अच्छा। और ये उसका पूरा सिस्टम है, कहाँ से किसको सेटिंग करना है, कितना क्या करना है, पिच मिलाना, स्वर ऊपर नीचे कैसे करना, डिले कैसे डालना, ये सब सारी उसकी लिस्ट है। अच्छा। अमूमन मयंक जी, आप गरबा में ही बजाते हैं या और भी प्रकार के इवेंट कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं? ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, फिर भजन संध्या, ज़्यादातर भजन संध्या में ही अपन काम करते हैं। अच्छा। निमाड़ क्षेत्र में आप बड़वानी शहर से हैं और बड़वानी में तो आप देखा है मैंने कि गरबे के स्टेज पर आप देखा है मैंने, आप सुंदरकांड में भी जाते हैं कई बार मैंने देखा है। बड़वानी के बाहर की यदि मैं बात करूं तो कहां कहां तक और किन किन स्टेजों पर, जिनके यदि आपको यदि नाम हो, जहां पर आप जा चुके हैं? बाहर तो ऐसे तो बहुत सारी जगह, मतलब ऑल इंडिया तो घूम ही चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा। हाँ, दिल्ली, गोवा, मुंबई बजाने के लिए? जी। अच्छा अच्छा। और गुजरात में विक्रम चौहान जानते हो आप? अच्छा, टिमली जो किंग जो गुजरात के हैं, उनके साथ। फिर अपने इधर के आनंदीलाल भावेल, अच्छा। संजय किराड़े जी, मतलब आदिवासी प्रोग्राम भी बहुत किए हैं। अच्छा। उसमें आनंदीलाल भावेल जी की जितनी भी सीडियाँ हैं, जितने भी गाना है, अच्छा। उसमें से 80% काम मैंने ही किया उसमें पैड का। मतलब आनंदीलाल भावेल जी का एक गाना यदि मैं आपके मुख से यदि सुन लूं, कौन सा मैं गाना? गा नहीं पाऊंगा। दो नहीं, एक थीम बता दी कि कौन सा गाना? काका बाबा ना पूरे हो कुंडली हो। 2 लाइन तो गाना पड़ेगी। चले। मैं तो नहीं गा पाऊंगा, आप गा सकते हो। नहीं मैं नहीं गा। एक संगीतकार के अंदर ना एक कला होती है गाने की भी। नहीं, कहीं ना कहीं गुनगुना तो होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो गुनगुना तो सकता है, पर अपने मन में गुनगुना। जो रिदमिस्ट होता है, अच्छा, वो गा नहीं सकता। मतलब गाते भी हैं, बट जो रिदम को ही लेके चल रहा है, अच्छा, उसके मन में फिर वो शुरू से आपने गाने को ज्यादा फोकस किया? हाँ, फोकस नहीं किया। मतलब सुनना तो है हमको, बट हम गा नहीं सकते हैं। गा नहीं सकते, भाई ये अच्छी बात भी है, क्योंकि आपका जिस में मन है वही आप करें तो उसमें आप और निखार लाते हैं। रिदम सेक्शन में कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जाए, तबला है, ढोलक, ये सब बजा लेते हैं? जी बिल्कुल। और क्या क्या बजा लेते हैं? तबला है, ढोलक है, कॉन्गो है, मतलब जो भी रिदम सेक्शन में आ रहा है, अच्छा, वो सब कुछ बजा लेते हैं। मयंक जी, निमाड़ क्षेत्र के जो आनंदीलाल भावेल हैं और जो किराड़े जी हैं और भी जो लोग हैं, उनके नाम तो आपने बता दिए, जो कलाकार हैं बड़े बड़े। निमाड़ के बाहर के क्षेत्र में, जहाँ जैसे आप दिल्ली भी गए हैं, आप और भी जगह गए हैं, तो वहाँ पर किस बड़े गायक से या किन बड़े बड़े लोगों के साथ या संगतकारों, किन बड़े बड़े संगतकारों के साथ भी आपकी संगत हुई होगी? जी जी बिल्कुल। तो उनका जिक्र यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल बताएं। हमारा एक कुतले खान प्रोजेक्ट है। अच्छा। तो वहाँ पे मतलब मंदसौर के एक सोनू भैया हैं, सोनू भैया बत्रा करके। अच्छा। वो कीबोर्ड और बैंजो दोनों प्ले करते हैं। अच्छा। तो उनके साथ में जैसे हमारे कांटेक्ट होते हैं, हाँ। तो वो हमें कांटेक्ट करके वहाँ पे बुलाते हैं, और हम सभी पूरी टीम अलग अलग जगह से, जितने भी लोग हैं, मतलब अलग अलग जगह से जाते हैं और फिर प्रोग्राम करते हैं। निमाड़ क्षेत्र में ऑक्टोपैड को लेकर के आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं? देखो, ये तो न्यू जनरेशन का है, तो अब बच्चे भी ज़्यादा ढोलक तबले पे इन पे ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें कीबोर्ड, गिटार, ऑक्टोपैड, तो ये ऑक्टोपैड की ज़रा ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, तो आगे आप देखते हैं कि इसकी डिमांड जो बढ़ सकती है? हाँ, बढ़ी रही है ना, बढ़ी रही है। आज मेरे पास कम से कम 12 से 13 स्टूडेंट आते हैं। अच्छा अच्छा, आप सिखाते भी हैं? हाँ जी जी। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में अभी 5 से 6 बच्चे मेरे प्रोग्राम भी करने लग गए हैं। वाह वाह वाह।
एक अमन कुशवाहा को जानते अच्छे से, होंगे। बहुत अच्छे से। अमन कुशवाहा हो गया, फिर एक अक्षय कानूंगो करके हैं मंडवाड़ा से, फिर ठीकरी से एक संदीप जी करके हैं। वैसे मयंक जी, ये जो है पैटर्न जो आपने बताया, क्या होता है कि आप जो बता रहे हैं कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तो ठीक हैं, यदि किसी नए स्टूडेंट को सीखना हो जी कि भैया मुझे सीखना है, तो मैं मन में ऐसी जिज्ञासा होती है कि जैसे कि अगर तबला बजाना सीखना है तो उसमें एक एजुकेशन होता है ना, कि दो पर्पज से सीखता है व्यक्ति। यदि उसको एजुकेशन करना हो उसमें तो एजुकेशन करेगा वो, और यदि केवल प्रोग्राम के हिसाब से सीख रहा है तो प्रोग्राम के हिसाब से। इसमें क्या एजुकेशन होता है और इसकी क्या संभावना है एजुकेशन के क्षेत्र में, या प्रोग्राम के हिसाब से ही सीख सकता है? इसमें एजुकेशन तो नहीं होता है, अपने को इसमें सीखने के लिए ताल अच्छा और टाइमिंग, अच्छा। मतलब म्यूज़िक में रिदम इंस्ट्रूमेंट कभी आप प्ले कर रहे हो या फिर म्यूज़िक में कहीं भी तुम जुड़े हो, तो आपको टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा। कभी आप बेसुरे भी हो जाओगे तो चल जाएगा, अच्छा। बट बेताल नहीं हो सकते आप। हाँ, ये बात भी है। क्योंकि बेताला हुआ तो सामने वाला, कभी आप रिदमिस्ट हो तो गाने वाला आगे पीछे हो जाएगा, और कभी आप रिदमिस्ट बेताला बजा रहे हो तो गाने वाला बेताला हो क्या जाएगा। बात है। और इसको सीखने के लिए सबसे पहले अपने को इस पे हाथ जमाना पड़ता है, हाथ फ्री करना पड़ते हैं। इसको यदि किसी व्यक्ति को सीखना हो, किसी स्टूडेंट को सीखना हो, तो एग्जैक्ट आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो केवल एक ही सवाल करते हैं, आपसे भी पूछा होगा कि मेरा बच्चा कितने दिन में सीख जाएगा। हाँ, तो कितने दिन में आप सिखा सकते हैं देखो या ऐसा सीख सकता है व्यक्ति? देखो, एक तो संगीत, सबसे पहले तो मैं बता दूं, संगीत एक समंदर है, और उसको जितना भी आप सीखते रहो आप कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो आज मैं भी मतलब संगीत तो एक समंदर है, और मैं उसमें एक सुई की जो नोक होती है उतनी भी जगह नहीं बना पाया सही हूँ। बात है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोग्राम बजाने लायक हो जाए तो खूब से खूब अपने को ये मान के चलो कि 6 महीने तो 6 महीने साल भर मिनिमम लगता है। 6 महीने आपको लगते ही लगते हैं। और यदि आप उसमें भी समय यदि ज़्यादा देते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को, अपने अभ्यास को खास करके, तो आप और भी अधिकतर, और डिपेंड करता है कि आप यदि घर पे एक कमरे में सीखे वो उससे मतलब नहीं है, जी जी जी। आपको मैदान में उतरना पड़ेगा और वहीं आपकी परीक्षा होगी। जो घर पे प्रैक्टिस होती है हाँ। वो तो होती है, बट जो लाइव प्रोग्राम में होती है, तो लाइव प्रोग्राम में क्या होता है कि नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको 1 2 3 4 ऐसा कुछ बजाना है, तो आप घर पे सिर्फ वही बजाओगे। अच्छा। बट वहाँ पे क्या नया एक्सपेरिमेंट हो जाएगा आपका, ढोलक वाला क्या बजा रहा है, उसके साथ बजा के आपको क्या सीखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी दुनिया में क्या हर कोई गुरु है, हर कोई गुरु से कभी आप सीखना चाहते हो तो अभी मैं आपको स्टिक दे दूं, भले ही आपको ये पैड बजाते नहीं आता हो, पर आप 1-2 स्टिक ऐसी मार दोगे कि मेरे को उसको सीखने में टाइम लग जाएगा। सही बात है। जी बिल्कुल। तो आप गाओगे या फिर ऐसे ही बजा के बता दूं मैं? थोड़ा सा प्रयास करते हैं, मेरे को गाते आता नहीं, मैं दर्शकों को भी बता दूं, लेकिन प्रयास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 1 2 3 4 भगवा रंगे रंग रंग है, भगवा रंगे रंग रंग है, भगवा रंगे रंग रंग है, भगवा रंगे। तुझे देख के जिसे देख के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंगे रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंगे। क्या बात। हमारी एक बात थोड़ी सी अधूरी रह गई थी, कभी प्रोग्राम में जो आप बता रहे थे, कभी ऐसा हुआ हो, अट्रैक्शन हुआ हो कि या आंखें बंद? जी बिल्कुल होता है, उनको देख के भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब वो कला है इनमें। अच्छा। और बहुत ज़्यादा अच्छी कला है कि इनका मतलब कला को निहारते हुए अपन बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट यदि गरबा गायक की यदि मैं बात करूं तो आपकी नज़रों में निमाड़ क्षेत्र में यदि एक का नाम यदि आप नहीं ले सके तो कुछ लोगों के यदि आपको नाम जो जिनको आपको ऐसा लगा हो कि नहीं यार इनकी बात अलग है? जी जी बिल्कुल। तो एक तो हमारे अंकित जी पाटीदार ही हैं। अच्छा। वो हर मतलब बोरलाए के रहने वाले हैं। हाँ, वो हर साँचे में ढल जाते हैं गरबों में। और उसके बाद में एक सलाउद्दीन चिश्ती कर गए हैं। अच्छा। अपने जिन्होंने पावागढ़नी पटरानी गाया हुआ है। हाँ, जी जी वो हैं। तो ऐसे हैं बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम बताने में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, मतलब बहुत से लोग हैं। ये आपने मेल कैटेगरी में बताया, और फीमेल कैटेगरी की यदि मैं बात करूँ तो आपकी नज़रों में फीमेल कैटेगरी में निमाड़ क्षेत्र की यदि हम बात करें? एक सुनीता जी मोरे हैं। अच्छा। स्वर संगम में ही काफ़ी समय से। जी जी बिल्कुल। स्टार्टिंग से। और बस फीमेल सिंगर में बहुत सारी हैं अब। ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सुनीता मोरे जी को मेरे ख्याल से निमाड़ क्षेत्र में उनकी वॉइस को लता मंगेशकर जी की वॉइस से उनको जोड़ा जाता है। जी जी बिल्कुल।
तो ये वाकई में आपको भी ऐसा वाकई लगता में। हाँ हाँ जी बिल्कुल मयंक जी? जी। प्रोग्राम्स जो होते हैं अधिकतर मेरे ख्याल से नाइट में ही होते हैं। हाँ जी। तो आपको 10 भी बजे, इवन 10 बजे तो चालू ही होता है कई हाँ, बार। हाँ, तो हाँ। आपको 12 बजे के बाद ही अधिकतर, आप मेरे ख्याल से 12 बजे 1-2 बजे ही सोते होंगे। जी, रोज का टाइम तो 2 से 3 तो है ही, है ही है। क्योंकि आदत पड़ गई है अब। आदत ही पड़ गई है। तो फिर आप सुबह उठते कब हैं? सुबह अभी जब स्कूल जाना रहता था तो हाँ। 6 बजे उठना पड़ता। कभी आपने कोई देशभक्ति का प्रोग्राम में इंस्ट्रूमेंट बजाए? जी बिल्कुल। कहाँ पर बजाए? सुनरेल कर गए हैं जहाँ पे 26 जनवरी को हमेशा मतलब वहाँ पे प्रोग्राम होता है। अच्छा तो वहाँ पे मेरी डिमांड होती है कि पैड पे आएगा तो मयंक शर्मा ही आएगा। सुंदरेल? हाँ वाह, सुनरेल, ये क्या बात है। धामनोद के पास में हाँ है। हाँ, मैं जान अच्छे से, तो धार जिले में जो है। हाँ, और मैं फर्स्ट टाइम भी विक्रम चौहान से वहीं पे मिला था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं। पूरे निमाड़ में तो आपने धूम मचा के रखी है इस क्षेत्र में। आपके जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें तो मयंक, मतलब कि ऑक्टोबर पे यदि आएगा तो मयंक आएगा। सबसे पहली प्राथमिकता तो मयंक की होती है, उसके बाद यदि वो नहीं आता है तो ही दूसरे को लिया जाता है। ये बात आप मानते हैं? हाँ मानता हूँ, बट ये सब उनका प्यार है। प्यार है और ये आपकी मेहनत है और ये आपकी कला का सम्मान है, मैं ये जानता हूँ। लेकिन मयंक शर्मा जो है उसके दिमाग में कौन सा ऐसा कलाकार है ऑक्टोबर के क्षेत्र में जिसको उसे लगता है कि यार मेरे बराबर का या मेरे से आपसे अच्छा यदि कोई, भले ही निमाड़ में ना हो, एमपी में और कहीं हो, तो आपने देखा हो कलाकार? एक हमारे इंदौर के हैं शीतल जी होलकर। अच्छा, शीतल जी मेल है? हाँ मेल ही है। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा। शीतल होलकर जी हैं। अच्छा। और उसके बाद में एक आतिश गौड़ और अंचल गौड़। अच्छा अच्छा। अंचल गौड़ जी जो हैं वो भी इंदौर के ही हैं, बट अभी वो बॉम्बे में हैं और मुझे भी उनसे बहुत सीखने को मिलता है। अच्छा अच्छा, आप उनके टच में हैं? जी जी। अच्छा। मैं उनसे कांटेक्ट कर देता हूँ, मतलब कोई चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि नहीं यार ये कुछ अच्छा। समझ में नहीं आ रहा हाँ, है, हाँ। तो भैया से मैं फ़ोन लगा के बात करता हूँ, वो मुझे सब सारी चीज़ें बताते हैं। अल्टीमेट 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 अल्टीमेट, जितनी तारीफ़ करूँ मैं कम है। और ये जो इन्होंने रिदम जो बजाया है वो कौन से गाने का है, वो आप सभी को कमेंट में बताना है कि कौन सा ये सॉन्ग का रिदम है। मयंक जी, मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों हाथों से जो स्टिक आपने पकड़ा है, ठीक है। मुझे एक चीज़ बताएं, जब जैसे कि तबला जो है ना, जैसे आपने बताया कि ये रिदम है, हाँ हाँ। तबला या 3 जो कॉन्गो होते हैं ना, वो जो होते हैं, उसमें कई बार होता है कि कोई सीधे हाथ से बजाता है, कोई उल्टे हाथ से, जो बड़ा वाला जो होता है, जो गद्दा जो होता है ना, उसको बायां बोलते हैं। बायां, हाँ बायां हाथ। और जो दायां हाथ चाटी होती है वो दाहिने से बजाते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं वो दाहिने से चाटी बजाते हैं और बाएं से चाटी बजाते हैं। तो इसमें भी ऐसा कुछ रहता है? हाँ इसमें भी होता है। इसमें अपने हाथ के हिसाब से अपन सेट कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि जो एक थोड़ा सा एक आइडिया दे ना, थोड़ा सा। जैसे मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि कभी कभी मेरे को पैच इस हाथ से बजाना पड़ता है। अच्छा। और कभी कभी इस हाथ से बजाना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और मैं जब भी ढोलक तबला बजाता हूँ, हाँ, तब बायां ऊंधे हाथ से बजाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जैसे ये, हाँ, ये इसका बायां होगा, ये बेस है। हाँ। अभी इस हाथ में, हाँ। अब इसको मेरे को इधर सेट करना है। अच्छा, तो इसकी सेटिंग से, इसकी सारी सेटिंग हो से जाएगा, हो जाता है। जैसे ये बायां इधर आ गया। ये अच्छा, मतलब आप जरूरी नहीं है कि आपको उसी हाथ से ही बजाना है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। ऐसा आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है। आपके ये जो रिकॉर्डिंग वगैरह भी आप करते हैं? जी बिल्कुल। तो रिकॉर्डिंग में जो है मेरे ख्याल से ये लाइव जो होता है, हाँ। लाइव में ज़्यादा परेशानी होती है बजाने में या रिकॉर्डिंग करने में? रिकॉर्डिंग में थोड़ा ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसमें पूरा मेट्रोनोम के साथ चलना पड़ता है।
और लाइव प्रोग्राम में क्या है कि हाँ ठीक है बजा रहे हैं, सब चल रहा है कुछ उसमें लाइव प्रोग्राम में कुछ इधर उधर भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बट रिकॉर्डिंग में पूरा ध्यान रखना पड़ता है। सही बात है। मैं कि छोटी सी उम्र से जब आप बजा रहे हैं और आपने छोटी सी उम्र से मंचों पर बजाना चालू कर दिया, क्या होता है कि आजकल के जो बच्चे उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना कम होता है, मैंने देखा कि मंच पे जाते पैर थिरकने लगते हैं, कुछ होने लगता है। तो आप जब छोटे थे तो बड़वानी तो चलो ठीक है ना कि अपने वाले हैं, सब आपका परिवार ही था उस माहौल में, लेकिन जब दूसरी जगह जब आप गए होंगे तो कभी ऐसा लगा आपको कि अरे इतनी भयंकर पब्लिक किया, ऐसा कुछ डर? हाँ ऐसा तो लगा था, बट मेरे को मेरे पापा को देख के बहुत डर लगता था। जैसे मैं बजाता था और पापा कभी सामने खड़े हो गए तो मुझसे बज नहीं पाता था। बाकी दूसरे जितनी भी आज आप बजा लेते हैं? हाँ आज मैं बजा लेता हूँ क्योंकि फिर क्या होता था कि पापा जैसे मेरे को देख लेते थे कि हाँ बजा रहा है, और वो मेरे को चोरी छुप के देखते थे। अच्छा। और कुछ भी मैंने गलत बजाया तो घर आके मेरी पिटाई लगा मतलब बोलते होंगे। हाँ। कभी संगीत के क्षेत्र में पापा ने आपको पिटाई लगाई है? बिल्कुल। अच्छा, पिटाई भी लगाई? हाँ पापा ने लगाई है, अंकल ने लगाई है, मतलब बहुत पिटाई लगाई है। गलत बजाया इसलिए या मतलब और किसी कारण से? मतलब एक बार मतलब गलत बजाया उससे भी, और फिर उसके बाद में जैसे पैचिंग नहीं होती थी मुझसे। अच्छा। मतलब इसमें सेटिंग करना होती है, तो कुछ गाना मेरे को दिया और मेरे को बोल दिया कि नहीं तो इसको तैयार करना है। अच्छा। अब इसमें सेटिंग करना, इंस्ट्रूमेंट लगाना, हर बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट लगाना, उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट मिक्स करना है, और मेरे को 2 या 1 दिन का ऐसा समय दिया जाता था। अच्छा। और कभी मैं उनको तैयार करके नहीं बताऊं तो फिर मेरी पिटाई होती थी। ये तो अच्छी बात है। और ये मतलब कि आज वो उसी के कारण मैं आज जो भी हूँ सब पापा और अंकल के कारण मैं हूँ। सही बात है। मयंक जी, आपकी जो पढ़ाई का जो क्षेत्र है उस संबंध में थोड़ी सी मेरे को बताएं कि आपका एजुकेशन क्या है? मैंने बैचलर किया हुआ है, बस बैचलर के बाद में बैचलर आपने किया, बैचलर का बीए किया? बीए किया। और 12th मैंने अपने हरसुख से ही की थी। वाह। और फिर उसके बाद में मैं म्यूज़िक फील्ड में ही था, तो फिर पढ़ाई में इतना शुरू से नहीं था। हाँ ध्यान नहीं देता था। अच्छा। बाकी बैचलर मतलब एक करना थी डिग्री तो हो गई। ये जो ऑक्टोपेडी जो होता है, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वे बगैर पेज के आप नहीं बजा सकते। जी बिल्कुल। गाना अलग अलग गाने का अलग अलग होता है। हाँ अलग अलग गाने का। क्या किसी एक पेज पर आप दूसरे गाने भी बजा सकते हैं? हाँ सेटिंग हो जाती है, मतलब ऐसा ताल के ऊपर डिपेंड करता है। भजन में एक पेज कम से कम 10 एक भजन में काम आ जाता है। हाँ, पर कोई फिल्मी गाना हो या फिर कोई अलग धुन है या फिर मतलब डीजे टाइप है, तो फिर उसके लिए अपने को बजाना पड़ता है। तो अभी हम सीखेंगे एक छोटा सा पेज बनाना कि पहले आप गाना भी थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सा गाना आप बताएंगे? एक कैलाश खेर जी का एक गाना निकला था, अगड़ बम बगड़ बम, जो भोलेनाथ जी के ऊपर था। हाँ, बहुत ही पॉपुलर भजन है। तो एक आप भी सीखिए कि कैसे पेज बनाने में कितना समय लगता है। आइए सर। तो इसमें अपने को पेज बनाने के लिए सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ता है। इंस्ट्रूमेंट में इसमें ये दोनों बैंक है, तो इसमें एक बॉक्स में अपना को 2 चीज़ कभी मिक्स करना हो तो पहले तो अपन को इसमें इंस्ट्रूमेंट देखना पड़ेगा कि मुझे बेस लग रहा है, तो यहाँ पे ये बेस डाल दिया। सेकेंड में मेरे को क्लेप डालना थी, क्लेप डाल दिया। तो ऐसे करके मुझे ये सारी यहाँ पे पूरा सेटिंग करना पड़ता है। ये बेस गिटार हो गया, ये हो गया। फिर दूसरे में आता है इसका लेवल। अच्छा। लेवल में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा लेवल रखना है, कम रखना है, वो देखना पड़ता है। फिर उसके बाद में जैसे ये पिच हो गया, स्वर, तो ये स्वर में ये कितना चढ़ाना है, कितना उतारना है। अच्छा। उस गाने से सुर मिलाना है। ये हर बॉक्स में अलग अलग अपने को डालना पड़ता है। अच्छा। और ये डीके मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट अपने को ज़्यादा फैलाना है जिसकी आस नहीं आ रही है। अच्छा। तो ये डीके उसका काम करता है। और ये सेंटर जो भी वो अपना स्टूडियो में काम आता है, लेफ़्ट राइट चलाना है या कैसे करना है। अच्छा। और ये होता है फेक सेंड। तो फेक सेंड से अपने को डीले इसमें डालना हो या फिर रिवर्ब डालना हो या कोरस करना हो, मतलब जो भी इसमें इफेक्ट डालना है, ये उससे सेटिंग होता है। तो ये पेज हो गया अपना तैयार। गुड। और आप सुनिए, आप कौन सा भजन पे? ये अगड़ बम वाह। बगड़ बम क्या हो
अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर है। बहुत, ये जो मामूली बात नहीं, ये जो आपने कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया ना, कोरस हो गया या फिर अलग अलग जो आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया, बट ये आपकी जो इंस्ट्रूमेंट की या म्यूजिक लाइन की जो शब्द होंगे वही होंगे वर्ड, वो जब व्यक्ति सीखता है जब भी उसको समझ में आएगा, उसको समझ में, क्योंकि मेरे तो सर से ऊपर से गया। नहीं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे ये रिवर्ब होता है, हाँ हाँ, तो ये रिवर्ब में क्या होता है, इसमें एक आस होती है, ये फैक्ट्स है। अब इसका अपन रिवर्ब बढ़ाएंगे तो ये फैलेगा, ये इसका जो बाद में जो इफेक्ट आ रहा है, अच्छा अच्छा, ओके, उसका मतलब कितने में क्या बजाना है, उसका डिले टाइम, ये पूरा आता है। अच्छा, और उसके बाद होता है एक डिले, ये डिले यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, ये होता है डिले, ये। अब इससे डबल बजता है, अच्छा, डबल इंस्ट्रूमेंट बजता है। अब इसको भी टाइमिंग में लाना पड़ता है अपने को, इसका टाइम सेट करना पड़ता है, जब जाके ये डबल बजता है। ये हो गया डिले। और एक होता है ये कोरस, अभी जो अपन ने जो गाने में किया था, ये थोड़ा फ्लाइंग करता है, मतलब अच्छा, ये सराउंड टाइप, ये होता है पूरा इसका इफेक्ट का। ये बहुत कठिन भी है उन लोगों के लिए जो एकदम नए होते हैं, लेकिन यदि आप बजाना सीख जाए तो इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और यदि आप में टैलेंट है तो आपको मेरे ख्याल से 6-7 महीने आप कहीं सीख जरूर सकते हैं। और क्योंकि जो मयंक जी है, ये भी मेरे ख्याल से सीखने आप कहीं गए थे? मैंने तो ज़्यादा सीखने नहीं गया था, देख के और फिर मतलब आप में यदि कुछ करने का है तो आप कर ही लेते हैं। हाँ, वो एक बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़ मती हो तो सुजान, तो बस वही एक अपना वो ले लिया था कि नहीं अब करना ही है, ठान लिया था ठान लिया था, करना है, तो यही करना है, तो फिर यही कर रहे हैं। तो अभी आगे जो है अपना फ्यूचर, जी, आप किस हिसाब से देखते हैं? फ्यूचर तो ठीक है, ये तो अब मैं या आगे आप क्या करना चाहेंगे, आपकी सोच क्या है कि आगे में? अब ये तो हो गया, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं भी एक स्टूडियो बनाऊँ। स्टूडियो, हाँ, अच्छा, वो स्टूडियो डाल के फिर जो भी बच्चों की जो पैड और जो हैं जो क्लास चल रही है वो भी चला करें। अच्छा, और फिर एक स्टूडियो भी हो जाए, तो उधर से भी इनकम होती रहे। ओके। तो अब दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मयंक जी को किस टाइप की लड़की पसंद है, वो भविष्य में किस टाइप की लड़की से शादी करना पसंद करेंगे? जो मम्मी पापा को खुश रख ले। अच्छा, और आपको? अपना क्या है मतलब है आपको घर गृहस्थी? हाँ, घर गृहस्थी वाली। अच्छा, संस्कारी जी, संस्कारी बहू, क्या बात जिसको बोलते हैं। मतलब मम्मी पापा के ऊपर आपने छोड़ दिया, जो मम्मी पापा पसंद करेंगे मतलब आपकी पसंद है। क्या बात है, ये आज की जनरेशन की सोच नहीं है। अच्छा, लव मैरिज करना चाहेंगे अरेंज मैरिज? पहले तो यही सोचा था कि लव मैरिज ही करूँगा। हाँ, क्योंकि आप जिस फील्ड से जुड़े हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं, बट अभी आपका अब अरेंज मैरिज ही करेंगे। क्या बात है, अच्छी बात है, जो भी है। जिससे अरेंज मैरिज करेंगे उससे ही पहले लव कर लेंगे ना। यहाँ करना घर से ही, मतलब ऐसा अच्छी बात है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ। जी। यदि मयंक शर्मा को अपने क्षेत्र का, अपने वार्ड का पार्षद बनने का मौका मिले या अपने देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? यदि मौका मिले, मान लीजिए कि आपको अवसर मिला कि एक दिन का प्रधानमंत्री आपको बनना है, जी, या आपको कभी पार्षद बनने का मौका मिला, क्योंकि आप इतने पॉपुलर हैं, जी, तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं वही काम करना चाहूँगा जिससे सभी लोग खुश रहें, सबका साथ। यदि मैं म्यूजिक की फील्ड की बात करूं तो म्यूजिक फील्ड में आप यदि प्रधानमंत्री अब बन गया, अब देश का ऐसा प्रधानमंत्री जो है कि म्यूजिक फील्ड से जुड़ा है, तो म्यूजिक के क्षेत्र में क्या करना चाहेगा? म्यूजिक के क्षेत्र में तो यही कि हर कलाकार को अपना काम मिले, उसका रजिस्ट्रेशन हो। अच्छा। उसको हर, जैसे किसी के काम, एक म्यूजिक फील्ड में ऐसा होता है कि जैसे आज मैं कुछ प्ले कर रहा हूँ तो आज मेरे पास प्रोग्राम है, कल नहीं है, तो उससे क्या होता है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनको महीने का जो भी बेरोजगार और जो बेरोजगारी भत्ता है, जो भी उनको मिलता रहे टाइम से। जैसे कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो हुआ था। हाँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में तो अभी जितने भी कलाकार हैं, सही बात है, सभी काम ठप हो गए। तो उससे क्या है कि ये मतलब
घर बैठे बैठे कलाकार रोड पे आ गए हैं, सही क्योंकि उनकी रोजी रोटी उनसे ही बात। चलती है ना। डेली का ही काम है, जी। आपको डेली काम पे जाना और पैसे कमा के जी, लाना जी, है, जी। सही है। मयंक जी, हमारा जो ये कार्य है, जी हमारा जो चैनल है जी। स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण, जी जी जी। वो आपको जो जिसमें हम ऐतिहासिक पहलुओं पे चर्चा करते हैं, आपको हाँ, पता ही है, हाँ, मैंने देखा ना। और इंटरव्यूज भी हम करते हैं ताकि बिल्कुल। निमाड़ के जो टैलेंटेड पर्सन है वो उनकी पहचान पूरे दुनिया को नजर आए। जी जी बिल्कुल। तो आपको हमारा ये काम है कैसा लगा? और ये धीरेन्द्र बहुत- सिंह ठाकुर का और नितेश भाई, हम दोनों का चैनल है, तो आपको कैसा लगा और आपके जो विचार? ये बहुत सराहनीय कार्य है, और मुझे भी ऐसा लगा जब आप मेरे पास आए, हाँ। तो मुझे आपने आगे रह के फ़ोन लगाया कि मयू भैया मेरे को आपके साथ ये करना है, मतलब इंटरव्यू लेना है जो भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो मतलब आप सब जो आपकी टीम है हाँ। वो किसी के बारे में सोच रहे हो, उनको आगे लाना चाहते हो, तो बहुत सराहनीय कार्य है आपका। तो मैं सभी को धन्यवाद, भैया को भी धन्यवाद दूंगा, और इनके जो चैनल है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और भैया को ऐसी प्यार देते रहें। और धन्यवाद मयंक भैया, आपने इतना समय दिया। और चूँकि हम निमाड़ के हैं तो हम इसमें निमाड़ के लोग होते हैं वो राम राम कहते हैं, तो सभी दर्शकों को राम राम कहते हैं। सब न कर राम राम। क्या बात।